ना हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 26 नवंबर है और ये 26 नवंबर है, कई कारणों से हर साल याद किया जाता है। 26 नवंबर ये वो दिन है जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले को लेकर जो नैरेटिव गढ़े गए थे उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। बात आज हम 26 नवंबर 1950 को याद करते हुए करेंगे। माफ कीजिएगा, 26 नवंबर 1950 से 1949, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और यह वो दिन है जब भारत का संविधान लागू करने की तैयारी कर ली गई थी। हालांकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये उसी दिन भारत का संविधान लागू हो और उसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाए, लेकिन मैं उन इतिहास में भी नहीं जाऊंगा कि आखिर क्यों बाद में 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया और क्यों उस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर को बीते कई सालों से मनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि आज भारत का संविधान दिवस लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने मनाया और सबने स्वीकार किया कि भारत का संविधान ही वो दस्तावेज है जिस दस्तावेज के आधार पर हम भारत को चलाना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संविधान इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज संसद भवन में भी इसको लेकर कार्यक्रम हुए और संसद भवन से इतर भी इसको लेकर कार्यक्रम हुए। लेकिन संविधान की जब कभी हम बात करते हैं तो बड़ी बात जानते हैं क्या है कि बीते 2-1 सालों में संविधान की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन यह चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि हम संविधान को समझ सकें, संविधान को जान सकें, बल्कि संविधान की चर्चा बीते कुछ सालों में एक फेक नैरेटिव को बनाने के लिए हो रही है। और यह फेक नैरेटिव आपने देखा 2019 में भी, यह फेक नैरेटिव 2019 के लोकसभा चुनाव में फेक नैरेटिव आया था। लेकिन तब यह फेक नैरेटिव उस तेजी से बढ़ा नहीं, उस तेजी से चला नहीं। 2019 में यह फेक नैरेटिव चुनाव में फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी अगर देश की सत्ता में आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। लेकिन जनता ने उस नैरेटिव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा फेक नैरेटिव जो पहले ही फ्लॉप हो चुका था, उसको लॉन्च किया गया, उसको रीलॉन्च किया गया और यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो भारत का संविधान खत्म कर देंगे। दिक्कत की बात यह रही, दुर्भावनापूर्ण और यह कह सकते हैं कि यह भी एक तरह से जो है गलत हुआ कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दे दिए। हालांकि छोटे नेता थे, उन नेताओं की काट जो है बड़े नेताओं ने करी। उन नेताओं के बयानों को बड़े नेताओं ने उनको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। लेकिन यह फेक नैरेटिव चुनाव में आया और साथ साथ AI जनरेटेड एक अमित शाह का वीडियो भी आया जिसमें संविधान में आरक्षण को लेकर के अमित शाह की आवाज में एक फेक जो है वीडियो ऑडियो क्लिप वायरल किया गया। और उसके बाद चुनाव परिणाम क्या रहे वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक लगातार चुनाव में, हालांकि कांग्रेस को 99 सीटें मिली, कांग्रेस को कई सालों के बाद, 1 दशक के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें मिली थी। और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार संविधान को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब इस नैरेटिव के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, जब कभी ये भाषण होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, या शायद लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी देश के वो पहले मुख्यमंत्री हैं, अकेले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने राज्य में, गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान गौरव दिवस मनाने की शुरुआत करी। संविधान गौरव दिवस साल 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब जब सब भारत के संविधान को 60 साल पूरे हुए, तब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि संविधान को 60 साल हुए हैं और इसके लिए देश में एक जलसा होना चाहिए, देश में कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, संविधान दिवस
संविधान गौरव दिवस मनाना चाहिए। लेकिन तत्कालीन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते संविधान गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की, और आज उसी व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वो संविधान को खत्म कर देंगे। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संविधान पर जो संग्राम हो रहा है उस संग्राम की असलियत को जानना समझना जरूरी है। लेकिन साथ साथ यह भी बड़ा जरूरी है कि संविधान के इस संग्राम में कौन झूठ की दुकान चला रहा है, क्योंकि यह संविधान का संग्राम इसलिए चल रहा है क्योंकि देश में एक झूठ की दुकान भी चल रही है। क्या है वो झूठ की दुकान और कैसा है संविधान का संग्राम, दो टूक में आज इस पर दो टूक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ कहा सुना गया, इस संविधान दिवस के दिन कांग्रेस की ओर से एक एजेंडा भी आया, एक नया नैरेटिव भी आया कि ईवीएम को खत्म करके बैलेट से चुनाव होने चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संविधान दिवस पर यह भी शिगुफा छोड़ दिया। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। तो मैंने आपको आज के तमाम बयान सुनवाए। दिलचस्प बात जानते हैं क्या है जो आपने सुना, उन सब पर चर्चा तो करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी आज संविधान की लाल डायरी उठाकर कह रहे थे, लाल किताब उठाकर कह रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संविधान नहीं पढ़ा होगा। लेकिन सच बात तो यह कि राहुल गांधी जिस लाल किताब को लेकर घूमते हैं, राहुल गांधी ने खुद उस लाल किताब को नहीं पढ़ा है। और इसका सबूत यह है कि अगर राहुल गांधी ने वो लाल किताब पढ़ी होती तो राहुल गांधी उस लाल किताब को लेकर घूम नहीं रहे होते। क्योंकि राहुल गांधी जिस लाल किताब को लेकर घूमते हैं उसका जो प्रीफेस है उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू
और इंदिरा गांधी की सोच पर बड़ा प्रहार किया गया है। जी हां, राहुल गांधी जिस लाल किताब को लेकर घूमते हैं ना, उस लाल किताब के प्रीफेस में यह लिखा हुआ है कि शुक्र है भारत का जो संविधान है वो बहुत फाइनेस्ट माइंड की उससे आया, नेहरूवियन सोशल पॉलिसी से गाइडेड नहीं था। इसमें नेहरू की पॉलिसी की उसके प्रीफेस में जमकर धज्जी उड़ाई गई है। और साथ साथ यह भी कहा गया कि संविधान की शक्ति यह है कि इंदिरा गांधी इस संविधान को खत्म नहीं कर सकी। इशारा 1975 के आपातकाल की तरफ है, जब इंदिरा गांधी, उसको डार्केस्ट, भारत के संविधान के ऊपर एक डार्केस्ट हमला कहा गया है। यह कहा गया है कि भारत के संविधान की ताकत यह है कि इंदिरा गांधी उससे खत्म नहीं कर सकी आपातकाल लगाकर भी। तो अगर राहुल गांधी ने वास्तव में वो लाल किताब पढ़ी होती तो फिर वो अपने दादी, अपने परनाना की आलोचना वाली किताब लेकर नहीं घूम रहे होते, बल्कि वो नीले रंग की जो भारत के संविधान है, जो संसद में भी रखा गया है, उसकी प्रति लेकर घूम रहे होते। लेकिन राहुल गांधी शायद चीन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए चीन में जैसे एक क्रांति चली थी, कल्चरल वहां पर एक क्रांति चली जिसमें लाल किताब लेकर घूमा जाता था, ठीक उसी आइडिया को उठाकर राहुल गांधी ने यहां इंप्लीमेंट कर दिया। बहरहाल मेरा आज का विषय ये नहीं है, विषय ये है कि संविधान पर संग्राम और झूठ की दुकान, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज 5 लोग इसकी आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं। फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा जी। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। मेरे साथ एडवोकेट निखिल जैन, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ दिव्यांश काला जुड़े हुए हैं, लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं करता हूं एडवोकेट निखिल जैन से। निखिल जी, आप राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, ये संविधान को लेकर झूठ की दुकान कब तक चलेगी? पता नहीं अशोक जी, जब तक ये कहा जाएगा कि प्रीफेस में, संविधान के प्रीफेस में नेहरू जी के या इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कुछ लिखा है, ये पता नहीं कौन सी संविधान की प्रति की आप बात कर रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ लिखा है। और आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में आपने लाल किताब, लाल किताब, लाल किताब इतनी बारी जिक्र करा, मुझे एक बारी लगा कि आज का टॉपिक शायद कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के मैनिफेस्टो पर है। अब मैं आपको बताता हूँ निखिल जैन, मजेदार बात पता क्या है? सुनिए निखिल जैन, मजेदार बात पता क्या है? अरे सुनिए निखिल जैन, मजेदार बात पता क्या है? मैं राहुल गांधी कह रहा था, दिक्कत की बात है कि राहुल गांधी के समर्थकों ने भी उस लाल किताब को नहीं पढ़ा। राहुल गांधी जिस लाल किताब को, जो दक्षिण भारत में छपी हुई एक लाल किताब है, उस लाल किताब का प्रीफेस ना राहुल गांधी ने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है। मैंने साफ तौर पर कहा कि संसद में जो नीले रंग की किताब, लाल किताब, संविधान, नीले रंग की जो संविधान लिखा है, उसमें ये जो कुछ मैंने कहा उसके प्रीफेस में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन राहुल गांधी जिस लाल किताब को लेकर घूमते हैं उसके प्रीफेस में ये लिखा है। दुर्भाग्य की बात यह कि निखिल जैन ने भी ये नहीं पढ़ा। बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप लोग बिना पढ़े एजेंडा बनाते हो। पहली बात तो संविधान अशोक जी, कोई नीला संविधान, लाल संविधान, काला संविधान अलग नहीं होता। संविधान वो दस्तावेज है जो निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनिए, इस संविधान, निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनिए, संविधान की कई, संविधान को, निखिल जैन सुनिए, संविधान के कई प्रिंट हुए हैं, कई रीप्रिंट हुए हैं, और उसमें जो संविधान का रीप्रिंट लेकर राहुल गांधी घूमते हैं उसके प्रीफेस में ये लिखा हुआ नहीं। तो आप राहुल गांधी जी से किसी दिन लेकर पढ़ लीजिए। दिक्कत ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग किताब लेकर घूमना जानते हो, और बहुत सारे लोग तो वो किताब लेकर घूमते हैं जिसके पन्ने खाली होते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता पन्ने खाली होते हैं, मैं कहता हूं आप लोग पढ़ते नहीं हो संविधान, और आप लोग बात करते हो संविधान की, इसलिए मैंने कहा झूठ की दुकान है। आप अपने पैकेज में वो प्रीफेस दिखा दीजिए। फिर अगर ईस्टर्न ग्रुप अपने पैकेज में मैं आपको दिखाऊं, अभी आपको दिखाऊं, अभी आपको पढ़ के बताता हूं, मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं ये प्रीफेस में क्या लिखा है। ये मेरे पास पूरा का पूरा प्रीफेस है। आप अगर हिंदी नहीं समझते तो मैं आपकी जानकारी के लिए अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं। इसके प्रीफेस में लिखा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड बाय फाइनेस्ट, मोस्ट emancipated minds of the time, and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided successive governments. ये आप पढ़ कहां से रहे? एक आर्टिकल कुछ भी आप, ये आर्टिकल से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ये उस किताब में जो लिखा वो पढ़ रहा हूं। निखिल जैन सुनिए, मुझे मालूम है, एक मिनट, आवाज नीचे एकदम, आवाज नीचे। ओके, निखिल जैन की दिक्कत यह है कि निखिल जैन खुद संविधान पढ़कर नहीं आए हैं। उन्होंने
राहुल गांधी की लाल किताब पढ़ी नहीं है, और आज वो पहले ही बॉल में एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा कहां से, यानी कि मुझे लगा था कि वो कुछ तर्क देंगे कि नहीं नहीं राहुल गांधी ने वो जो किताब है वो ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन निखिल जैन को ये भी नहीं पता है और सोशल मीडिया पे ये भरमार है। मुझे मालूम नहीं निखिल जैन किस तरह के राजनीतिक प्रवक्ता है, किस तरह के राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो सोशल मीडिया में नहीं देखते, मीडिया भी नहीं देखते, और ये खबर आज की नहीं है, ये खबर आज के 2 महीने पहले आ चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से निखिल जैन जो है, निखिल जैन कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं, वहां तो मीडिया देखने की आदत नहीं है, वहां तो उन्हीं पत्रकारों को सुना जाता है जो कांग्रेस के लिए जय जयकार करें, बाकी जो पूछे उनको बीजेपी का बिल्ला लगा दिया जाता है। तो निखिल जैन की दिक्कत यह है, निखिल जैन कुछ पढ़ लिख कर नहीं आए हैं और उनको पता भी नहीं है कि ये जो किताब है ये किसकी किताब है, ये कहां से आई। निखिल जैन को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बोल्ड हो गए। तो अब वो डिबेट को इधर उधर जा रहे हैं कि इस किताब में क्या लिखा है, मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मैं उस प्रेफेस से पढ़ रहा हूं जो राहुल गांधी के हाथ में किताब है। वो अलग बात है राहुल गांधी ने उस प्रेफेस का पन्ना फाड़ दिया हो, क्योंकि राहुल गांधी को दस्तावेज, भारत के मंत्री पद के जो मंत्रिपरिषद के जो प्रस्ताव होते हैं उनको फाड़ने की, किताबें फाड़ने की पुरानी आदत है, वो अलग बात है। लेकिन निखिल जैन आज मेरे डिबेट को डिरेल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे बढ़िए। बताइए झूठ की दुकान कब तक चलेगी। अशोक जी, आप ईस्टर्न बुक कंपनी का एक दफा नाम लेके ये बोल दीजिए कि ईस्टर्न बुक कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉकेट एडिशन कॉपी में ये एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे होते हैं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलेंगे यू विल बी ओपन टू डेफेमेशन, या जैसे हिंदी में मानहानि कहते हैं। अच्छा, आप अपने फोन से कुछ एक आर्टिकल पढ़ने अच्छा, लग जाएं, आप मुझे मानहानि कर दीजिए। अब आप मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं, बोलो चलिए मानहानि कर दीजिए, मानहानि कर दीजिए ना, आप नाम तो लीजिए, आप मानहानि कर दीजिए, आप मानहानि कर दीजिए। मैंने आपको बताया राहुल गांधी की किताब में लिखा है, बिल्कुल नहीं निखिल जैन, मैं आपके किसी ट्रैप में नहीं फंसूंगा और आपकी किसी धमकी में नहीं आऊंगा निखिल जैन। ये संविधान की बात करने वाले मानहानि के धमकी दे रहे हैं पत्रकार को कि आप वो पढ़ देंगे तो मानहानि का दावा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। सुनिए निखिल जैन, सुनिए निखिल जैन, सुनिए निखिल जैन, सुनिए, आवाज कम कर दीजिए निखिल जैन की। अब मुझे मालूम है उनकी झूठ की दुकान पहले 10 मिनट में उनकी झूठ की दुकान एक्सपोज हो गई, और मेरे दर्शकों को देखना चाहिए कि ये खुद पढ़कर नहीं आते राहुल गांधी जिस किताब को लेकर घूमते हैं। और अभी तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोज करना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। निखिल जैन इतनी जल्दी क्यों घबरा गए, अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए इफ्तिदा इश्क क्या होता है, क्या आगे आगे देखिए निखिल जैन रोता है क्या। चलिए तो इनसे ना आप लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये बात राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं, और वो दावे से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जो है वो संविधान पढ़ा ही नहीं। नमस्ते अशोक जी, आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संविधान मेरे हाथ में है, ये मैं पढ़ता हूं। 2017 का ये संस्करण है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा प्रकाशित है। जब राहुल गांधी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना शुरू किए, जब राहुल गांधी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करना शुरू किए, धन के पुनर्वितरण की, तो मैंने कई बार, संक्षेप में ही सही, मैंने कई बार जो है सारे आर्टिकल्स पढ़े, हर पन्नों को मैं तराशता रहा कि कहां ये बातें लिखी है। ये बातें इस संविधान में नहीं लिखी है। संभवतः वो चाइनीज संविधान पढ़ते हैं, रोमन संविधान में भी नहीं लिखा होगा, तो संभवतः वो कम्युनिस्ट संविधान ही पढ़ते हैं, या फिर उनके जो संविधान की कॉपी वो लेके घूमते हैं, उनमें पन्ने नहीं है। देखिए, आज संविधान दिवस के दिन भी 2 ऐसी हरकतें कांग्रेस पार्टी ने की हैं जो इस देश को शर्मसार करती। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी थी, सावरकर पर कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उनको डर था कि उद्धव सेना उनको छोड़कर चली जाएगी। आज अचानक दोबारा जो है सावरकर जी के ऊपर अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि सावरकर का संविधान जो है मोदी जी इस देश में लाना चाहते हैं। ये सावरकर का संविधान क्या है? सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि सावरकर के प्रति जो पिछले 1 महीने से चुप्पी साध रखी थी, इनका देखिए चरित्र में कितना खोट है कि आज जैसे इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ऐसा लगा कि आगे जो है उद्धव जी से वास्ता नहीं है, ये सावरकर पर ही आग उगलना शुरू किया। दूसरी तरफ आज खारगे जी ने एक बार फिर ईवीएम पर प्रश्न उठाए हैं, और मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था। ये लोग कितने विचित्र मानसिकता रखते हैं ये लोग। पवन खेरा कह रहे हैं कि झारखंड जैसे छोटे राज्यों में हम लोग ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं विपक्ष को, लेकिन बड़े राज्यों में हम ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो उत्तर प्रदेश में जो परिणाम लोकसभा पे आए हैं उस पर भी संशय पैदा कर रहे हैं। तो जो लोग
केवल और केवल इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर संशय पैदा करने की मंशा रखते हैं, उनको संविधान के विषय पर कोई भी भाषण देना शोभा नहीं देता। इस देश को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो कांग्रेस पार्टी से है, जिसने की इमरजेंसी लाई थी, जिसने बार बार सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों को ओवरटर्न किया है ऑर्डिनेंस के जरिए, और 80 बार कम से कम आर्टिकल 356 को वायलेट किया है। ओके, मैं आऊंगा इन सब बिंदुओं पर। आपने ईवीएम की बात करी और आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की याद दिलाई, तो तारिक खान जी 15 दिसंबर 1988 को संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ईवीएम लाए थे। 15 दिसंबर 1988 को, वो भी एक संविधान संशोधन था। तो संविधान संशोधन को फिर से बदल देना चाहिए, यानी राजीव गांधी ने जो संविधान बदला वो भी गलत था, अब एक बार फिर से संविधान बदलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी संविधान बदलना चाहते हैं। जैसे क्या इसकी मांग करना गलत है? मैंने तो आपसे सवाल पूछा सर। अगर हम इसकी डिमांड करते हैं, और इसकी डिमांड JBL नरसिम्हा ने की, बीजेपी के सांसद, किताब लिखी, लालकृष्ण आडवाणी ने की, प्रस्तावना लिखी, और चंद्रबाबू नायडू ने उसमें लिखा, ईवीएम की कमियां लिखी, तो वो लोग गलत थे शायद, मुझे नहीं पता ये लोग गलत लोग। तो इसका मतलब राहुल गांधी गलत थे जो संविधान संशोधन लेकर आए, ईवीएम लेकर आए। राहुल गांधी मान लेते हैं राजीव गांधी गलत है, आज यही मान लेते हैं। आप लोग यही स्वीकार कर लीजिए कि राजीव गांधी ने देश में संविधान संशोधन जो किया ईवीएम लाने को, वो राहुल गांधी ने पाप किया, आप लोग ये मान लीजिए। मैं बीजेपी से आपकी बात मनवाने की कोशिश करता हूं। ईवीएम पे जो अभी करंट में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उसमें मसला डीएम का है। अब डीएम चाहेगा तो ईवीएम में गड़बड़ी भी हो सकती है, और नहीं चाहेगा तो नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम आप उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं। हम मशीन की बात नहीं कर रहे, उन मशीनों को कौन देख रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसके ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं कि ये दिक्कत है, और ऐसा करने में अगर कोई लग रहा है कि हम संवैधानिक गलती कर रहे हैं या गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, तो उस पे जो भी करना चाहे लोग कर सकते हैं। तारिक जी, यानी गलती ईवीएम में नहीं, गलती डीएम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो साफ साफ हमने कहा कि अगर अखिलेश जी ने कहा कि अगर 80 की 80 सीट जीत लेंगे तब भी हम ईवीएम का विरोध करते रहेंगे। हाँ। बोला, संसद में बोला उन्होंने। इसलिए बोला क्योंकि जैसे उस वक्त में लग सकता था लालकृष्ण आडवाणी को, जो अब गलत हो गए, कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, वही अधिकार लालकृष्ण आडवाणी को नॉट इन बिटवीन। देखिए अशोक भाई, लगभग 3 मिनट आपने बीजेपी को, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मैंने आपको कहां रोका? मैंने उनको चुप करवा दिया। मिनट तो बोल ही लेने दीजिए। मैंने आपको चुप करवा दिया। आपके पास भी 37 सांसद हैं, आपको भी उसी हिसाब से जैसे संसद में समय मिलता है, मैं आपको उतना समय दूंगा। मेरी बात का आपके पास काउंटर होगा, आप विद्वान हैं, मैं जानता हूं, वो आप करिएगा, काटिएगा मेरी बात को, लेकिन आने दीजिए। लोकतंत्र यही है, मेरी बात को आने दीजिए, और अगर नहीं आने दिया जाएगा, रोका जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात को आने दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। आपकी बात सुनिए ना, मुझे आपकी बात से एक छोटा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए पूछ रहा हूं, ईवीएम खराब है, डीएम खराब है, या दोनों ही खराब है? देखिए, प्रॉब्लम जो इस चुनाव में हुई वो प्रशासन से। इस चुनाव पहली बात, हाँ, मैं इस चुनाव की बात करता हूं, अभी जस्ट बाई इलेक्शन। जब आप लोगों को वोट डालने नहीं देंगे, ये संविधान की हत्या है। लोगों को आपने वोट डालने नहीं दिया, विजुअल्स हजारों हैं, ये संविधान की हत्या है। अगर पुलिस प्रशासन वहां पर एक्ट करेगा बीजेपी कार्यकर्ता की तरह, तो ये संविधान की हत्या है। चंडीगढ़ में आप चुनाव लूट लेंगे, संविधान की हत्या है। ऐसे ही जब आप जरूरत से ज्यादा सांसद को सस्पेंड कर देंगे, संविधान की हत्या है। संविधान ने 69,000 शिक्षकों में भर्ती में आरक्षण का घोटाला करेंगे आप, संविधान की हत्या है। लेटरल एंट्री लेके आएंगे, संविधान की हत्या है। जब आप हरियाणा जैसे राज्य में SC ST सब वर्गीकरण को कहेंगे कि हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैबिनेट ने पास कर दिया, तो वो संविधान की मूल भावना की हत्या है, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा। जब आप कहेंगे कि हम उसको सब डिवाइड करेंगे और दिखाने के लिए 100 सांसद को भेजेंगे कि जाओ प्रधानमंत्री से मिलो और विरोध करो, और अपने ही शासित राज्य में ये काम शुरू करो। एक काउंटर क्वेश्चन छोटा सा, फिर मैं तौहीन जी आपकी बात का रिस्पॉन्ड करेंगे। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है क्या? मुसलमानों के लिए धर्म के आधार है? एकदम नहीं है ना। बस आपको, मुझे लगता है मेरे दर्शकों को जवाब मिल गया होगा। तौहीन सिन्हा, भारत के संविधान में, एक मिनट, ओके, तौहीन सिन्हा रिस्पॉन्ड करिए। आप लोग जिस तरह से संविधान की हत्या करते हैं उसको लेकर मेरे साथ ये बार बार
नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट तोइन जी, एक मिनट। डीके दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। दुबे जी, शुक्रिया आपका जुड़ने का। लेकिन ये आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में अगर वो लागू हो जाता कांग्रेस के समय में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी जैसे तमाम संस्थानों में, तो वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिलता। लेकिन इन दोनों यूनिवर्सिटीज में और ऐसी कई संस्थानों में कांग्रेस का संविधान लागू होता है, जहां एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण के नाम पर नील बटा सन्नाटा, जीरो है। यह कांग्रेस का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं। अच्छी बात है, तारिक खान ने भी पुष्टि कर दी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मुसलमानों के आरक्षण की कोई आर्टिकल 15(5) एक बार पढ़ लीजिए। आ रहा हूं, रुकिए। आर्टिकल 15(5) कहिएगा। सर, मैंने तो आपसे पूछा, अब आप आर्टिकल इधर फिर दूसरा आर्टिकल बताएंगे, तीसरा। मैंने मूल भावना की बात करी, मैंने मूल भावना की बात करी। रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सिर्फ एक इनके मैंने तो सीधा सवाल पूछा था आपसे, मैंने ये सब कहा ही नहीं था, ये गिनवाइए, वो गिनवाइए। आपसे सीधा सवाल पूछा था मैंने, बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ एक इनके आरोप का उत्तर देना चाहता हूं। ये जो बार बार कहते हैं ना, 2009 में तो आप लोग ने भी प्रश्न उठाया था। हाँ, हम लोगों ने प्रश्न उठाया था। पहली बार ईवीएम पूरे देश में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2004 में हुआ था। 2009 जो था वो दूसरा चुनाव था जब ईवीएम पूरे देश में हो रहा था। उस समय कुछ अनियमितताएं की आशंका थी, लेकिन हमारे कंप्लेंट पर और अन्य कंप्लेंट्स पर 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वीवीपैट को अनिवार्य बनाना चाहिए आने वाले दिनों में। अब समाजवादी पार्टी को वीवीपैट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो 2014 में मात्र 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2019 में सारे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंट्रोड्यूस हुआ, और तब से 2% वोट अनिवार्य तरीके से कोरोबरेट और वेरीफाई होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर बूथ में, इसके जरिए, वीवीपैट के जरिए। उसके बाद कोई अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहती। और 2009 के बाद हमने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब वीवीपैट आए, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया। इनको यह भी शायद पता नहीं होगा कि ये जो ईवीएम मशीन्स हैं, इनका जो है ये इंटरनेट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो जिस मशीन की बात एलन मस्क कर रहे थे वो स्पेसएक्स से कनेक्टेड था। तो ये बातें ये समझते नहीं। दूसरी बात, एक फाइनल बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि 2021 में इंडोनेशिया, जो कि बहुत ही छोटा देश है, वहां पेपर बैलेट के जरिए वोट कराए गए थे। काउंटिंग में आप आज भी पब्लिक डोमेन में चेक कर सकते हैं, लगभग 2070 लोगों की मृत्यु हुई थी काउंटिंग की प्रक्रिया में। ये इतना जो है मतलब थकाने वाला काम हो गया था। और भारत जैसे देश में अगर आज की तारीख में पेपर बैलेट होता है तो शायद हफ्तों तक काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई। मुझे लगता है ये वीवीपैट, ये जो है ईवीएम का मसला, ये तो अभी चलता रहेगा। आज संविधान दिवस है, ज्यादा फोकस इस पे, लेकिन क्योंकि ये मसला खड़गे जी ने उठाया, मुझे लगा कि संविधान जो संशोधन राजीव गांधी ने किया था, कांग्रेस को ये मांग करनी चाहिए कि राजीव गांधी जो संविधान संशोधन करके लाए थे वो गलत था और उसको बदल देना चाहिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आऊँगा अभी मेहमानों के बाद, उससे पहले आज क्योंकि संविधान दिवस है, तो मुझे लगता है कि ये हम तो दो टूक कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ सवाल जो हैं आज दो टूक में, एक संविधान प्रश्नोत्तरी छोटी सी 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ संविधान प्रश्नोत्तरी आपके सामने रख रहा हूँ। आपको इन सवालों के जवाब जरूर जानने चाहिए। और ये सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल यह है कि भारत में संविधान दिवस कब पहली बार मनाया गया, कब से मनाने की शुरुआत हुई? ये मेरा आज का संविधान दिवस का पहला संविधान प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया? संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? आप जानते हैं इस सवाल का जवाब? नहीं जानते तो मैं आपको इसका उत्तर दिखा रहा हूं। ये सवाल याद कीजिए, रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। साल 2015 से भारत में संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। 2015 से पहले भारत में संविधान दिवस नाम की कोई कार्यक्रम जो है आयोजित नहीं होता था। 2015 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ये मेरा पहला सवाल था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल का भी गेस कीजिएगा। आज का मेरा दूसरा सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी? हालांकि मैं इसका हिंट आपको दे चुका हूं, जवाब भी दे चुका हूं, फिर भी गेस कीजिए कि कौन सा प्रधानमंत्री था भारत का जिसने भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। और उसका उत्तर भी समझ लीजिए। उत्तर क्या है? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की।
इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस नहीं मनाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो संविधान प्रश्नोत्तरी है। सवाल है, भारत में संविधान दिवस मनाने का विरोध किसने किया? यह सवाल इंटरेस्टिंग है कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाए, इसका भी विरोध हुआ। तो सवाल यह है, मेरा नंबर 3, भारत में संविधान दिवस मनाने का विरोध किसने किया? चलिए इसका जवाब भी देख लेते हैं, जल्दी से आप गैस कीजिए। गैस ये है, आपने गैस किया होगा तो आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने भारत में संविधान दिवस मनाने का विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब संसद में खड़े होकर कहा कि संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्या है? गणतंत्र दिवस मनता है तो संविधान दिवस की जरूरत क्या है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। यह उसका जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, गैस कीजिएगा। अगला मेरा सवाल क्या? अगला मेरा सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला? हम संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो जरा गेस कीजिए, जिस संविधान की बात आज हम करते हैं, जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनको भारत रत्न कब मिला? क्या 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, 70 में, 80 में? आपके सारे गेस गलत साबित होते हैं, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल गया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? जवाब दिखाइए। ये जवाब है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साल 1990 में, जब नेशनल फ्रंट की सरकार थी, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और ये प्रधानमंत्री थे वो लेफ्ट और साथ साथ बीजेपी के समर्थन से, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनका ड्यू दिया गया, उनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। इससे पहले इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल चुका था। इससे पहले जो है वो खुद जो है पंडित नेहरू, वो भारत रत्न ले चुके थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1990 में जो है भारत रत्न सम्मान मिला। अब जरा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उसका भी गेस कीजिएगा आप लोग, फिर मैं जवाब बताऊंगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में, उम्मीद कीजिए, जरा अंदाजा लगाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर कब लगी होगी? संसद के केंद्रीय कक्ष में, जहां तमाम बड़े बड़े नेताओं की आदमकद तस्वीरें लगी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर कब लगी होगी? जरा अंदाजा लगाइए, आपको क्या लगता है? 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 70, 75, 80, 85? सारे आपके गेस फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संसद में तस्वीर कब लगी, केंद्रीय कक्ष में। केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगे, यह 12 अप्रैल 1990 को हुआ। 1990 में लोगों को लगा कि संसद के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद तस्वीर होनी चाहिए, जैसे बाकी तमाम नेताओं की लगी है। और इसकी पहल की थी तत्कालीन जो मंत्री थे रामविलास पासवान, अब नहीं है हमारे बीच, रामविलास पासवान जी ने इसकी पहल की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वहां पर आदमकद तस्वीर लगी। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रश्नोत्तरी थी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, दिलचस्प होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ जो फेक नैरेटिव्स थे उनका जवाब भी आपको इस प्रश्नोत्तरी में मिल गया होगा। बढ़ता हूं डीके दुबे जी आपकी तरफ। डीके दुबे जी, ये जो भारत में संविधान को लेकर जो एक संग्राम चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि हाँ हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार ये मसला उठा रहे हैं। तो क्या लगता है इस संग्राम के पीछे कहानी क्या है? नहीं, देखिए, मुझे तो बिल्कुल साफ लगता है कि जब से संविधान बना, संविधान बनने के बाद जिस प्रकार आर्टिकल 35 कैपिटल ए जोड़ा गया, आप समझ सकते हैं आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा ब्लंडर अगर कोई हुआ है और वर्ल्ड वाइड ब्लंडर हुआ है तो वो 35 कैपिटल ए था, जिसने जम्मू कश्मीर की ये हालत करी। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष बढ़ाया जाता है, और 6 वर्ष बढ़ाकर 42वां संविधान संशोधन होता है। और 42वें संविधान संशोधन में वो ब्लंडर होते हैं जिसमें आप नए नए शब्दों को गढ़ते हैं, जोड़ते हैं, जबकि वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पार्लियामेंट थी, वो पार्लियामेंट नहीं थी, क्योंकि एक्सटेंशन किया गया था। तो मुझे लगता है ये बड़े बड़े ब्लंडरों को छुपाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो संविधान दिवस मनाकर इन चीजों पर लोगों का ध्यान आकर्षण हो और लोग उन विषयों पर जाएं कि ब्लंडर्स क्या क्या हुए हैं संविधान के साथ, जो यूनिलेटरल हुए हैं। इसमें पार्लियामेंट को भी पता नहीं चला, कैबिनेट को पता नहीं चला, सरकार को पता नहीं चला, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे भी नहीं गए। आप देखो, आर्टिकल 35 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा गया, लेकिन वो आर्टिकल 35 कैपिटल ए था जिसमें
जम्मू कश्मीर के दलितों को वहां की निवासिता से वंचित कर दिया गया, पाकिस्तान से आए लोगों के अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और वो आर्टिकल लिखा भी नहीं लेकिन था। तो मुझे लगता है कि जो ये संग्राम पूरा चल रहा है उसमें खास बात यह है कि वो सब छुपाने के उद्देश्य से चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर को बाबा साहब का स्टेच्यू का अनावरण करने गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी। उस समय उन्होंने कहा था कि भाई संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया जाएगा, संविधान दिवस को मैं मनाऊंगा। तब 19 नवंबर को एक रेजोल्यूशन पास हुआ, गजट हुआ, और 26 नवंबर 2015 को पहली बार हमने संविधान दिवस मनाया। नहीं तो हम संविधान दिवस की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। क्यों नहीं ध्यान देते थे? क्योंकि संविधान किसी समय पर इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट हुआ करता था भारत में सब स्वतंत्रता के बाद। वो तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं? नहीं, आप बड़ी बात आप कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 में जो प्रावधान दिए थे उनका मिसयूज छोड़ दीजिए, उनका ब्लंडर करते हुए 35 कैपिटल ए बना सर, एक पूरे राज्य के लिए, और पूरे राज्य को एवियंस में रख दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है सब संसार के किसी, और कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए मुझे। कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर में जो दलित गए थे उनको जब निवासिता दी गई तो उसमें लिखा गया यू आर हेयर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली। कोई संविधान, कोई कानून दुनिया का नहीं हो सकता जो पैदाइशी किसी को स्वीपर बनाता। निखिल जैन उसको कह रहे हैं, निखिल जैन कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए निखिल जैन, रिस्पॉन्ड कीजिए। साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ भ्रम फैला रहे हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 35A जो संविधान में है, पहली बात तो ये नहीं है संविधान में नहीं है, कहाँ है? संविधान में संशोधन से नए आर्टिकल्स ऐड होते हैं, करा गया। 35A है उसी तरीके से जिस तरीके से 371 ABCDEF है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, कुछ कुछ राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए नहीं। एक मिनट रुकिए, उनकी बात हो जाए, मैं आ रहा हूं तुरंत। जैन को नेशनल चैनल पर बैठकर चुनौती देता हूं कि रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में 35 कैपिटल है 1950 के बाद अभी तक कभी भी लिखा दिखा दें तो मैं इनकी बात मानता हूं। बोलिए निखिल जैन। चुनौती दे रहा हूं। अरे सर, मैं चुनौती दे रहा हूं। अरे यार, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है, एक ही संविधान होता है सर। ये कहां से आप ये भ्रमक बातें पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 35 कैपिटल लेकर आप दिखा दोगे लिखा हुआ? हम 15 साल आंदोलन करके आए, 35 कैपिटल के पिटिशनर हैं हम। आप 35 कैपिटल लिखा दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ लिखा गया था। वो कह रहा है लिखा नहीं है। वो पार्लियामेंट का दिखा देंगे, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, कोई कैबिनेट की बैठक दिखा देंगे, मैं मान लूंगा कि निखिल जैन कानून का ए भी जानते हैं, कानून का का भी जानते हैं। और अगर कानून का का नहीं जानते तो नेशनल चैनल पर बैठकर बोलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बातों का मैं कोई जवाब, ऐसी बेतरकीब बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। निखिल जैन आज आप फंस गए हैं। निखिल जैन आज आप फंस गए हैं। पहले आपने राहुल गांधी का संविधान नहीं पढ़ा था, अब निखिल जैन जो कह रहे हैं वो संविधान आपने नहीं पढ़ा। एक ही होता है। और आपको मैं एक और चीज दिखा दूं, राहुल गांधी के लाल संविधान की तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहा है, बात हो रही है। ये हमारे प्रिय जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए सर, पहले छोड़िए ना। अरे जो डीके दुबे कह रहे हैं उसकी बात कीजिए ना। कैसे दूं मैं इसका? अशोक जी, आपका नाम अशोक नहीं है, आप जवाब दीजिए इसका। इनकी बात निखिल जैन आज आप बैग गए। निखिल जैन आज आप बैग गए। डीके दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। आज निखिल जैन बैग गए। संविधान का अनुच्छेद 35A संविधान में नहीं है, कहीं और है। जाहिर सी बात है संविधान में है, इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 35A है ना। डीके दुबे समझाइए भाई। ओके, एक एक करके ओके समझा दिया आपने। ओके हो गया। डीके दुबे जी समझाइए भाई, समझाइए। आप कहां की बैगी बातें कर रहे हैं? बोलिए डीके दुबे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के सामने ये मैटर गया और इनकी तरफ से मान्यवर तिवारी जी उसमें प्रेजेंट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की बातें मत करिए, जैसे 371 ABCD कर रहे हैं ना, वो भी करने गए थे। मनीष तिवारी को डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था ये पंचायत मत करिए, कानून पढ़कर आइए पहले। आर्टिकल 35 कैपिटल ए को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटेस्ट ब्लेंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया था। चीफ जस्टिस ने भरी बेंच पर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े ब्लेंडर भी हुए हैं क्या? मेरी तो नॉलेज में साफ झूठ है।
किताब में नहीं लिखा था सर। निखिल जैन, जो मन को ना भाए वो झूठ। लॉ स्कूल में चले तुहिन जैन को, तुहिन सिन्हा को लीजिए, तुहिन सिन्हा को लीजिए, आज तुहिन सिन्हा को लीजिए, आज निखिल ने होके आवाज नीचे कर दीजिए, बस हो गया। मैं इस दिन मैं एक सुनिए ना एक मिनट निखिल जैन की आवाज नीचे करें। निखिल जैन सुनिए, ये जो है, एक मिनट सुनिए। मैं आपको डीके दुबे को और निखिल जैन को दोनों को स्टूडियो में आमंत्रित करता हूं पूरे दस्तावेजों के साथ। इसके ऊपर हम आधे घंटे बहस करेंगे, डीके दुबे जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं। निखिल जैन आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं, बट अगर वो बट मत लगाइए, बट क्यों आ गया? इतना डर क्यों रहे? बट मत लाइए ना, आइए डिबेट कीजिए। वो तो कह रहे हैं आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं, आइए डिबेट कीजिए। हाँ ठीक है, डन है, ये जिम्मेदारी मेरी, आप भाग मत जाइएगा। और अगली बार जब आइएगा तो थोड़ा पढ़ लिख करके भी आइएगा। आज आप 2 बार बोल्ड हो चुके हैं, एक ही ओवर में 2 बार बोल्ड होने वाले निखिल जैन पहले खिलाड़ी हो गए हैं। चलिए तुहिन सिन्हा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं बस हैरान हूं कि जो राहुल गांधी की हरकतें देखकर हमें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई सम्मान नहीं है। आज बार बार जो है निखिल जी ने अपने रवैये से प्रमाणित कर दिया कि वाकई कांग्रेस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। कैसे? ये सबको पता है कि आर्टिकल 35 में जो है वो मई 1954 में जबरदस्ती एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था। अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस का तो वैसे ही एक संविधान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और ऐसे संवेदनशील विषय पर जिसमें कि नागरिकता तय हो रही हो कश्मीर में, जिसमें कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा हो वहां के गरीब तबकों को, वहां के पिछड़ी जातियों को, तो उसको भी आज जस्टिफाई करेंगे आपके शो पर। तो मेरे ख्याल से इनके संविधान में, इनके प्रति, संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। एक बार फिर आपके शो में प्रमाणित हो रहा है। ओके, चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं। और एक इंपॉर्टेंट, जब हम संविधान की बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अगर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की है तो 26 जून को संविधान हत्या दिवस की भी अब से अगले साल से, पिछले साल से शुरुआत हो चुकी है। संविधान हत्या दिवस मनाया जाए, क्योंकि ये बीजेपी का कहना है, बीजेपी का दावा है कि भारत में संविधान की एक बार हत्या हुई है, पूरी तरह से हत्या हुई है, जब पूरा संविधान की प्रस्तावना बदल दी गई। संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकार ले लिए गए, यानी आपके पास जीने का अधिकार भी नहीं है। स्टेट, यानी कि अगर भारत में जो सरकार है अगर वो चाहेगी तो आपके पास जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये अगर हिंदुस्तान में कभी हुआ है तो एक बार हुआ है, और वो तब हुआ है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने की भी शुरुआत की। ये कैसे है, इस पर भी आऊंगा, इस बिंदु पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं संविधान पर संग्राम, झूठ की दुकान। झूठ की दुकान कौन है, संविधान पर संग्राम क्यों हो रहा है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज संविधान दिवस है, इस पर चर्चा में मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तोइन सिन्हा जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तारिक खान समाजवादी पार्टी से, एडवोकेट निखिल जैन है राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक, DK दुबे संवैधानिक मामलों के जानकार, दिव्यांश काला हैं लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि भारत में संविधान की पूरी तरह से आत्मा की हत्या की बात सब कोई करते हैं, मूल भावना क्या उसकी हत्या की बात करते हैं, लेकिन भारत में संविधान की हत्या एक बार हुई है और वो 1975 में, जब संविधान को चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया गया था। 48वां, 39वां, 42वां संशोधन हुआ, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव हुआ और संविधान की प्रस्तावना को भी बदला गया पहली और आखिरी बार। आज तक संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना कभी नहीं बदली गई, सिर्फ एक बार बदली गई जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और तब कांग्रेसियों ने संविधान बदलकर नारा लगाया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और नागरिकों के मूल अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, और मूल अधिकार भी ऐसे छीने गए थे कि जीने का अधिकार, जो आम नागरिक का मूल अधिकार है, वो भी छीन लिया गया था। यानी आपकी सांसें तब तक चलती जब तक कांग्रेस की सरकार चाहे। कांग्रेस की सरकार चाहे तो आपकी सांसें बंद कर सकती थी। बाकायदा कोर्ट में खड़े होकर सरकार की तरफ से यह अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जीने का अधिकार भी जो है सरकार के अधीन है, सरकार चाहे तो वो अधिकार दे या ना चाहे तो ना दे। ये इस वक्त की स्थिति थी। दिव्यांश काला, तो ये जो संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं, इतिहास तो कुछ और कहते हैं, संविधान की हत्या तो एक ही बार है। अशोक जी, जुडिशियरी के इंस्टीट्यूशनल कंटेम्प्ट की अगर कहानी कहीं से जुड़ती है तो उसके तार कांग्रेस पार्टी से ही शुरू होते हैं। इंस्टीट्यूशनल जुडिशियरी के इंस्टीट्यूशनल कंटेम्प्ट की जहां अगर बात करें तो उसका मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। भारत में 132 बार आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, जिसमें से 90 बार कांग्रेस पार्टी ने किया और 50 बार तो इंदिरा गांधी ने उसका प्रयोग किया। नेहरू जी ने कम्युनिस्ट पार्टी की केरल की सरकार को बर्खास्त किया आर्टिकल 356 में। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट उस समय की वामपंथी सरकार वहां की एक एजुकेशन बिल लाई। उस एजुकेशन बिल का विरोध वहां के उस समय के चर्च फंडेड सब पूरे मिशनरी ने किया, और बाद में आकर के नेहरू जी ने केरल सरकार की नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को बर्खास्त किया। और रोचक बात है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस के विचारक, वामपंथी विचारक भर भर के गालियां देते हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघ चालक गुरुजी ने उसका विरोध किया था। गोलवलकर जी ने विरोध किया था उसका। दूसरा भी अभी आपको बड़ा रोचक किस्सा हुआ, आपको धमकी दी गई कि आप पे मानहानि का केस हो जाएगा। सर, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कर दीजिए ना। नेहरूवादी मानसिकता का प्रतीक है। भारत के संविधान का पहला अमेंडमेंट क्या था उस समय, उसको लाने वाली परिस्थितियां क्या थी, ऑर्गेनाइजर के साथ क्या हुआ था। 2 मार्च 1950 को कि ऑर्गेनाइजर पर ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली कमिश्नर ने केवल इसलिए प्री सेंसरशिप लागू की कि उन्होंने नेहरू जी की भर्त्सना करी थी कि ये पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जिसको एनिमी प्रॉपर्टीज कहा जाता है, उनको क्यों नहीं दे देते, और उसको लेकर के प्री सेंसरशिप ऑर्गेनाइजर पर लगा दी। और तब नेहरू जी ने कहा था कि दुनिया में हर आजादी की सीमा होती है। आज जो आजादी का नारा लगाते हैं उनको याद रखना चाहिए। नेहरू जी ने कहा हर आजादी की सीमा होती है, और आजादी की सीमा को कर्टेल कर दिया गया। संविधान में पहला संशोधन नेहरू जी ने किया। और इसका विरोध करने वालों में कौन? मोहम्मद करीम छगला, जो बाद में जाकर नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, उस समय बंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जब ऑर्गेनाइजर कोर्ट गया, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली करके कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास का सबसे एक बड़ा प्रसिद्ध केस है, उसको लड़ने वाले कौन? NC चटर्जी। आगे चल के जो वामपंथी एक बड़े नेता हुए सोमनाथ चटर्जी, उनके पिताजी। और ऑर्गेनाइजर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जीता। तो इसीलिए ये एक नेहरूवादी मानसिकता, वो संविधान विरोधी मानसिकता ही है। ओके, आप कह रहे हैं मानसिकता से, और मैं फिर कह रहा हूँ 1975 का जो आपातकाल था उसको भूलना नहीं चाहिए। तारिक खान जी, कुल मिलाकर देखें तो ये जो पूरी बहस है संविधान को लेकर के, ये फेक नैरेटिव्स पर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि संविधान बदल देंगे, ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव आया, ये 2019 के चुनाव में आया।
और 2019 से लेकर आज तक 2024 में हम हर बार हर चुनाव में ये नारा लगाया जाता है, लेकिन किस आधार पर आप कहेंगे कि ये जो है ये आरक्षण पे ये संविधान पे खतरा बना हुआ है? 24 के चुनाव में तो इसकी शुरुआत अयोध्या से वहां के एमपी ने उस टाइम में कही थी कि हम अगर ज्यादा सीटें पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, है ना। तो उसी चीज को हमने बताया कि ये लोग काफी काम ऐसा कर रहे हैं और जिससे संविधान लगता है कि बदल दिया जाएगा। एक बात बड़ी अच्छी लगी, बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए वाकई में, और आपने एक मुद्दा सर आप सबसे बड़े विद्वान आप हैं सर, हम तो आपको बुला के धन्य हो जाते हैं, बाकी विद्वान तो आपसे छोटे हैं सर, ऐसा मत बोलिए। ये आपकी विद्वता, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये आप सर मैं भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में कह रहा हूं। जब आप आते हैं तो ऐसा लगता है दो टूक में वास्तव में विद्वान बैठे हैं, बाकी हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़कर आते हैं। सर बोलिए। नहीं सर सुनिए, वाकई में जो इतिहास की बातें मैं सच में तारीफ कर रहा हूँ, जो इतिहास की जो फैक्चुअल डेटा रखे गए वो वाकई में काबिले तारीफ। आपने माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात की थी कि वहां SC ST रिजर्वेशन की बात की थी आपने AMU और JNU में, ठीक। विद्वान जामिया में SC ST रिजर्वेशन की आर्टिकल 15(5) पढ़ रहा हूं मैं, और जो लोग इसको न माने वो संविधान विरोधी है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। नथिंग इन द आर्टिकल और इन सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any provision by law for the advancement of any social and educationally backward caste of citizen for the scheduled caste or scheduled tribe in so far such special provision related to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or by the state other than minority educational institution referred to in clause 1 आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 भी इसी की बात करता है। अब बात समझिए, एक केस अच्छा कब तक था ये भी बता दीजिए, कब तक? एक मिनट एक छोटा सा काउंटर सवाल, कब ये आरक्षण हटा? सर एक मिनट, पूरी बात मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, कब हटा, कब आरक्षण खत्म हुआ? SC ST OBC का आरक्षण जामिया यूनिवर्सिटी में, साल बता दीजिए मेरे दर्शकों को, विद्वान आप हैं। 2006 में ये अमेंडमेंट किया गया। नहीं, ये SC ST आरक्षण कब हटा? देखिए सुन लीजिए, ये मामला कोर्ट गए, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ये जजमेंट कोर्ट ने दिया। नहीं सुन लीजिए बात, कोर्ट ने नहीं कहा कि आरक्षण हटा दीजिए। नहीं, अब आप विद्वान होकर, आप विद्वान हैं, लेकिन दूसरों को इतना बेवकूफी मत समझिए कि आप सिरे से कह दे कोर्ट ने ये कब हुआ था और किसने हटाया था आरक्षण, बता दीजिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो कि लैंग्वेज बेस पे होंगी और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस बेस पे होंगी। अब माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप लिंग्विस्टिक बेस पे हो सकते हैं, हम रिलीजियस बेस पे हो सकते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं, अगर आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 29 और 30 एम्पावर करता है, आप अमेंड करा दीजिए। हम संविधान को झुक के मानने वाले लोगों में से ऐसे आप अमेंड करा दीजिए 15(5)। सर 10 सेकंड में, आप 15(5) जब तक है वो एम्पावर कर रहा है। 15(5) कहां से आया? तमाम केस चले, ठीक है, सेंट स्टीफन केस रहा, फिर TMA पाई फाउंडेशन केस रहा, खत्म करिए सब। लेकिन अमेंडमेंट किया गया। अब आप कहते हैं अमेंडमेंट गलत था, ठीक है, आप उसको ठीक कर दीजिए, ये 15(5) हटा दीजिए, हम बात ही करना बंद कर देंगे, सारा रिजर्वेशन दीजिए वहां पर। और रिजर्वेशन तो पहले से वहां गाइडलाइन है कि 50% रहे, तो 50% उनका और 50% SC ST और OBC का, जनरल के लिए 0 बचेगा, ये भी ठीक है। तो नया प्राविधान लाया जाए, सब करिए। सर 50% का है, 75% आरक्षण है जामिया में, 75%, 75% आरक्षण मुसलमानों के लिए है, 75% आरक्षण मुसलमानों के लिए, और माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी संस्था। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आप इसलिए मैं कह रहा हूं देश को, एक मिनट रुकिए, मैं देश को यही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ भारत का संविधान है, एक तरफ शरिया है। कुछ लोग इस देश में शरिया से संविधान चलाना चाहते हैं क्योंकि उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए 3000 करोड़ रुपया केंद्र से चाहिए, लेकिन 75% आरक्षण मुसलमानों का चाहिए। ये इसको कहते हैं कि संविधान नहीं शरिया। और कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में वक्फ बोर्ड था क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था क्या उसमें था कि मुस्लिम महिलाओं को जो है गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण में था? नहीं था। यह सब आरक्षण जो है ये शरिया के आरक्षण में था। और शरिया का आरक्षण इस देश में कौन लाया? बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये नहीं कहता था, यह शरिया का आरक्षण कहता, शरिया का संविधान कहता है। जिसको लेकर आया कौन, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
कंटेम्प्ट कर देंगे तो कर दें, मैं मुंह खोल भी सकता हूं, मुझे कोई कंटेम्प्ट से डर नहीं लगता निखिल जैन। कंटेम्प्ट कर दीजिएगा तो मुझे कोई डर नहीं लगता, ये भी समझ लीजिए। तो इसी ना रिस्पॉन्ड कीजिए। ईस्टर्न बुक कंपनी की कॉपी में इस बात पर रिस्पॉन्ड। अरे सर वो भी दूंगा आपको, कंपनी की कॉपी आपको कल ट्वीट पे भेजूंगा, और चाहिए तो कंटेम्प्ट कर दीजिएगा, और चाहिए तो अब तो सरकार आपकी, अब तो आपकी सरकार कहां पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना की पुलिस भेज सकते हैं, राजस्थान की तो अब नहीं भेज पाएंगे, तेलंगाना की पुलिस भेज सकते हैं, और भी कई जगहों की पुलिस भेज सकते हैं। स्वागत है आपका निखिल जैन। आपातकाली वाली मानसिकता आपके यहां पर भेजे में अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। अशोक श्रीवास्तव ना उस तब डरा था ना आप डरेगा, चलिए भेज दीजिएगा। तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए। किस बात पे रिस्पॉन्ड करूं? नहीं, ये जो कह रहे हैं कि भैया आप हटा दीजिए संविधान में ये व्यवस्था हटा दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, SC ST को आरक्षण दे दीजिए 50% जो मुसलमानों को, बाकी लोगों के लिए 0 रहने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बिना बात का मतलब माइनॉरिटी आरक्षण में जो है लंबे समय से ये चला आ रहा है, अब उस पर रीलोक की आवश्यकता हो गई है, और रीलोक जो है बहुत सारी चीजें होंगी हो रही है। इस वक्त जो है वक्फ के एवज में जिस प्रकार से जमीन को हथियाया जा रहा है, और बल्कि पिछले 2-3 महीनों में जब से इनको ऐसा लगा है कि दिसंबर के सत्र में, विंटर शीतकालीन सत्र में ये बिल पारित होगा, तब से और भी जो कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटक हो जाए, वो तेलंगाना हो जाए, और भी जद्दोजहद के साथ और तीव्रता के साथ जमीनें हड़प रही, ये सब पर जो है प्रतिबंध लगेगा। 2 हफ्ते रुक जाइए, वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पास होगा, और अब एक नए सिरे से UCC की ओर देश भर। ओके, छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्दी से आता हूं। अगर सवाल का जवाब दे सके निखिल जी और तारिक खान, ये बता दें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में वक्त कहां है, बता दें, बहुत बढ़िया रहेगा इस ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। संविधान पर संग्राम, झूठ की दुकान, इसी पर हम चर्चा करें। संविधान दिवस है आज। वैसे एक जानकारी जल्दी से दे दूं, भारत में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसमें कोई भी सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो 1975 में थी ना, उसका कार्यकाल 7 साल कर दिया गया था। और भारत के संविधान में किसी भी राज्य में 5 साल से ज़्यादा सरकार नहीं चलती, लेकिन जम्मू कश्मीर में चलती थी। और ये संविधान जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं था। आप समझ सकते हैं कि किसका संविधान रहा होगा। जल्दी से ये जो वक्फ बोर्ड है, ये क्या संविधान में था तारिक जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में? नहीं। ठीक, नहीं। ओके, निखिल जैन जी। अशोक जी, संविधान एक किताब है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन सब कुछ नहीं लिखा। वक्फ बोर्ड का जिक्र संविधान में नहीं है, पर ऐसे तो डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल का भी नहीं है जिसका इसमें है। आर्मी का भी जिक्र नहीं है जिसका इसमें है।
एनडीपीएस जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, मतलब आप ये बात मान गए कि संविधान के अलावा बाकी किताबें भी हैं जहां से चीजें ली जा सकती हैं। बहुत बढ़िया बात है। आज निखिल जैन ने इस बात को स्वीकारा। सुनिए, आज राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले निखिल जैन जी ने यह बात स्वीकारा कि सिर्फ एक किताब मत दिखाइए, भारत की और भी किताबें हैं, उन सबको पढ़ते जाइए। बहुत अच्छी बात है निखिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपने मेरे प्रोग्राम में बहुत अच्छी पॉइंट किया कि सिर्फ एक किताब लेकर चलने से नहीं होगा। डीके दुबे जल्दी से 30 सेकंड। सब कुछ संविधान। बहुत अच्छी बात है निखिल जैन, आपको साधुवाद देता हूं। आज आपने राहुल गांधी जी के एजेंडे को फ्लॉप करा। आज आपने राहुल गांधी जी के एजेंडे को बताया कि फर्जी एजेंडा है, फेक नैरेटिव, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। डीके दुबे बोलिए। दो बातें मैं करूंगा क्योंकि समय कम रह गया जी, 30 सेकंड। तो जैसे तारिक साहब कह रहे थे कि हम ऐसे करके स्वीकार करते हैं, क्या CAA ऐसे करके स्वीकार किया है? पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि भारत की नागरिकता का एक विषय जो अभी तक सामने नहीं आया, आर्टिकल 7 में संशोधन कर दिया गया था सरकार के द्वारा जी। और आर्टिकल 7 में जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से एंट्री उस रास्ते से करे और वहां निवासता ले ली गई, उनको नागरिकता दी गई। ओके, 30 सेकंड दिव्यांश। बुलबुल। ओके, चलिए, मेरे पास समय ओवर हो गया, मेरे पास टाइम ओवर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। संविधान को लेकर जो संग्राम चल रहा है ना, वो झूठ की दुकान से आया। इस बात को समझिए, इस बात को पहचानिए, और इसीलिए मैंने आज दो टूक में बहुत सारी चीज़ें रखी। वक्त मिलेगा ऐसे और तथ्य आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक